everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to our channel JKSSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज हम करने वाले थे मॉक टेस्ट 4 जिसमें हम क्लास में लेट हो चुके हैं ऑलरेडी. तो कोई बात नहीं, क्लास आज ही अपलोड होगी, ये मैंने ये सोचा था. तो आई होप ये अपलोड हो जाए आज ही. ठीक है, तो थोड़ा कुछ काम था जिसकी वजह से मैं आज टाइम से क्लास नहीं अपलोड कर पाई, लेकिन कोई इशू नहीं है. आपकी क्लास एज इट इज़ डेली आपके लिए मॉक टेस्ट मैंने बोला था तो वो आपके डेली आने ही हैं. ठीक है, तो मॉक टेस्ट 4 हम करेंगे, लेकिन आज हम इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं 40. ठीक है, तो आज आपने एक तरह का इसको रखना है मिनी मॉक. क्या रखना है? मिनी मॉक. तो इसमें आपने अपने कमेंट सेक्शन में पॉइंट्स ज़रूर ऐड करके बताने हैं कि आपके 40 आउट ऑफ कितने मार्क्स रहे हैं. ठीक है, तो हम हर एक कंपोनेंट इसमें करने वाले हैं. हाई कोर्ट रिलेटेड टर्म्स, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, हर एक कंपोनेंट. ठीक है, तो आपको क्लास में जुड़ना है, एंड तक क्लास देखनी है. जो बच्चे लाइव में हैं साथ के साथ आप सही ऑप्शन जो आपको आता हो तो उसको कमेंट ज़रूर कीजिए, जो नहीं आता उसे स्किप करके आप लिख सकते हो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर डिड द बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिटिंग हेल्ड एट श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर. तो आपको पता है कि श्रीनगर में भी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार आया है. ठीक है, और आपको वो डेट, वो जो आपका ईयर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो आपने बताना है. 1951, 1952, 52 दो बार हो गया, 54. जल्दी से सही आंसर बताइए. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है आपका 1954. ठीक है, तो इस टाइम पे 1954 में ये पहली बार ऐसा हुआ था पूरी हिस्ट्री में कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो पहली बार आउट ऑफ दिल्ली वहाँ पे बैठा था. तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे 17 ऐसी अपील्स थी जिनको डिस्पोज करना था, तो जिसकी वजह से वो दिल्ली से उठ के श्रीनगर में बेंच बैठा था. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उस टाइम पे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे आपके मेहर चंद महाजन. तो आपको पता ही होगा वो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. तो ये एक हिस्टोरिक इवेंट था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था. और इस टाइम पे क्या हुआ, 1954 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कुछ एक और डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर आया था एक 1954 में, जिसने क्या किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड कर दी थी. ठीक है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर था 1954 का, इसमें क्या बोला गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेगी जो जम्मू एंड कश्मीर को अफेक्ट करेगा. ठीक है, बिना स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना ऐसा कोई भी एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं ले सकती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. ठीक है, बाकी हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं करने वाले हैं क्योंकि 40 क्वेश्चन टाइम लग जाएगा. डैश इज़ अ फॉर्मल लॉ दैट इज़ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी. इनमें से बताना है कि कौन सा एक फॉर्मल लॉ है जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा पास किया जाता है. जल्दी से आंसर देखिए और ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए. ये रहे इसके ऑप्शन. तो इसका सही आंसर है आपका स्टैचू. क्या आंसर है इसका सही आंसर? स्टैचू. तो स्टैचू एक तरह का लॉ होता है जो कि इस लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा पास किया जाता है. सबसे पहले ये बात होगी. और उसके अलावा ये जो स्टैचूज़ हैं इनको इनेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर कोई कंपनी, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन. स्टैचू अगर कोई लॉ है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी स्टैचूज़ होते हैं, लॉज होते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं कि किसी भी आदमी को, ठीक है, कमांड कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, या फिर कोई भी पॉलिसी डिक्लेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सिटी की गवर्नमेंट है, ठीक है, इसने कोई आपका एक स्टैचू आपका पास किया, यानी कि आपका एक लॉ पास किया कि यहाँ पे जो कंजप्शन जो अल्कोहल की होती है वो मना है. तो एक तरह का ये क्या निकाला इन्होंने? स्टैचू निकाला. तो ये फॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है. और स्टैचूज़ को हम क्या बोल सकते हैं? स्टैचूज़ को हम एक्ट्स भी बोल सकते हैं, ACTX. ठीक है, एक्ट्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि आपका सिविल राइट एक्ट 1964, या फिर आपका हम बोल सकते हैं सर्बन्स ओक्सले एक्ट. अब यहाँ पे वर्ड जो है आपका ना स्टैचू, क्या वर्ड है? स्टैचू. तो ये आपका आता है लेटिन वर्ड से. लेटिन वर्ड कौन सा? स्टेटूरम, STATUTUM, स्टैट्यूटम. ठीक है, ये वर्ड है. ठीक है, जिसका मतलब होता है लॉ.
या फिर डिक्री, ठीक है। बाकी अब हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट जज ऑफ JNK हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला जज बताइए आप JNK हाई कोर्ट का जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है ओथ ली थी। तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि पहले JNK के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली आपका ये हमारे यहाँ पे जज जो होते थे वो ओथ लेते थे, लेकिन ये पहले बने जब हमारे यहाँ पे 370 हट गया था 2019 के बाद। तो ये पहले थे, तो इनका नाम बताइए जल्दी से। ये रहे ऑप्शन, तो और जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये है इसका सही आंसर, जस्टिस रजनीश ओसवाल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था 29 जनवरी 2020 को इन्होंने ओथ ली थी, ठीक है। और यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया था 29 जनवरी 2020, ये आप याद रख लीजिए, अपॉइंट किया गया था 29 जनवरी 2020 को। और इन्होंने ओथ ली थी 2 अप्रैल, कब ली थी? 2 अप्रैल 2020 इन्होंने ओथ ली थी। और ये पहले ऐसे जज बने थे जिन्होंने JNK में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओथ ली थी। जो पहले के जितने भी जजेस थे उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ओथ ली थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इन द प्रोसीडिंग, कोर्ट प्रोसीडिंग, व्हाट डज हमाल स्पेसिफिकली रेफर्स टू? हमाल का क्या मतलब होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में? लीगल क्लर्क, पियोन, नाजिर या फिर प्रोसेस सर्वर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमाल, ठीक है। तो हमाल कौन होता है? पियन। तो इसको लर्न कैसे करना है आपने, ठीक है। एक उर्दू वर्ड है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो उर्दू नहीं पढ़ते हैं ना, तो अब आप कैसे याद करोगे? हमाल को बोलोगे आप हमारी मदद करो पियन। पियन जो होता है ना, काम करते हैं ना वहाँ पे, ऑफिसेज में रखे होते हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि हमारी खिदमत करो पियन, ठीक है, हमारी हेल्प करो पियन, ठीक है। हमाल हमारी, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट, ठीक है, विच ऑफ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एंड जुरिसडिक्शन के साथ डील करता है? दीज आर द ऑप्शंस बिलो बिफोर यू, प्लीज मार्क डाउन द करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर आपका पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 के अंदर जो चैप्टर 4 आता है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डील करता है आपका सुप्रीम कोर्ट के साथ, ठीक है। बाकी जो पार्ट 6 है ना, पार्ट 6 में आते हैं आपके हाई कोर्ट। ये आपको याद रखने हैं दोनों के दोनों पार्ट्स, जो सुप्रीम कोर्ट का है पार्ट 5, हाई कोर्ट का है पार्ट 6। और इसके अलावा हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल 124 से लेके 147 जो है ये आपके सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को कवर करता है, ठीक है। और आर्टिकल 124 अगर हम बात करें तो ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश करता है, आर्टिकल 124, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें क्या होगा, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और एटलीस्ट 7 अदर जजेस होंगे। उस टाइम पे जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था 1950 में, तो तब आपकी स्ट्रेंथ थी 7+1, ठीक है। तो 7 जजेस होते थे और एक चीफ जस्टिस होता था। लेकिन आज अब कितनी स्ट्रेंथ है? 33+1, 33 जजेस हैं और 1 आपके चीफ जस्टिस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल अगर हम बात करें 217 की, तो आपका जो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो इस आर्टिकल के अंडर होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें साथ के साथ हाई कोर्ट की भी बात कर लेते हैं, 214 से लेके 231, ठीक है। 214 से लेके 231 ये आपके कवर करता है आपकी हाई कोर्ट्स की जो जुरिसडिक्शन होती है वो, ठीक है। 214 तो आपको पता है कि आपके हर एक स्टेट में क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए, ये आपको बोलता है 214। तो बाकी 217 हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करता है, उनकी क्वालिफिकेशन तो इतना टाइम नहीं है, अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996 विच कॉर्पोरेटेड द प्रोविजन ऑफ लॉ रिलेटिंग टू हाई कोर्ट केम इन विच ईयर? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996। जल्दी से इसके ऑप्शन देखिए और आप सही आंसर बताइए।
तो इसको आपने देखे कि 1996 नहीं करना है, ये आपका 1939 में आपका ये आया था, ठीक है। तो इसका नाम है एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1996, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, जो हाई कोर्ट है उसको पावर दी गई थी कि आप उनके मतलब आपके अंडर क्या आएंगे, डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी जुडिशरी होगी वो आपके कंट्रोल में आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1939 में जो रूलर थे उस टाइम पे, उन्होंने ये एक्ट लाया था, तो जिसमें हाई कोर्ट के रिलेटेड जो कानून वगैरह है, जो जो उनको पावर्स दी गई थी, उनको इंडिपेंडेंस दी गई थी, तो वो इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रहे ऑप्शन और जल्दी से सही आंसर बताइए। तो इसका आंसर है नॉट मेंशन, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ये आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 131 बात करता है हाई कोर्ट को जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मिलती है उसकी। आर्टिकल 143 बात करता है एडवाइजरी सबऑर्डिनेट की, और आर्टिकल 132 बात करता है एपिलेट की। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एन ऑफिशियल हु लुक्स आफ्टर ऑल दी टेक्निकल एंड ऑनलाइन वर्क ऑफ द कोर्ट, जो सारा का सारा टेक्निकल एंड ऑनलाइन वर्क कोर्ट का देखता है। तो आपको पता ही है, अभी इसकी पोस्ट भी आई थी, ठीक है। तो रीडर, अहमद, सिस्टम ऑफिसर या स्टेनोग्राफर। तो इसका सही आंसर है आपका सिस्टम ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैज़ एट प्रेजेंट हाउ मैनी परमानेंट जजेस। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एट प्रेजेंट कितने परमानेंट जजेस हैं, तो आपको पता है वो हैं आपके 13, ठीक है। 13 + 4 कितने थे, 17, तो बढ़ा के 25 स्ट्रेंथ रखी है अभी, ये आपको याद रखना है। 13 इसमें परमानेंट थे, ठीक है, और 4 इसमें क्या थे आपके, जो परमानेंट के अलावा एडिशनल जजेस होते हैं, ठीक है। तो अभी जो है इसकी सैंक्शन जो स्ट्रेंथ बढ़ा के कर दी गई है 25, लेकिन परमानेंट स्ट्रेंथ कितनी है आपकी 13, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is a term used for party against whom against a petition is filed. The term is generally used in appeals. अब यहाँ पे एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है आपका डिफेंडेंट। दो वर्ड तो आपको पता ही है। प्लेंटिफ क्या करता है, सूट फाइल करता है सिविल कोर्ट में डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो डिफेंडेंट को के लिए जब केस फाइल होता है तो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो अपना डिसीजन सुना देते हैं। मान लो हाई कोर्ट अपना डिसीजन सुना गया, तो डिफेंडेंट क्या बोलता है कि मुझे अभी मतलब और ज़्यादा मतलब मेरे खिलाफ काफ़ी गलत केस आया है, तो मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है। क्या करनी है, अपील करनी है। तो वो अपील कौन करता है, अपील आपका करता है, कौन करता है, वो डिफेंडेंट आपकी अपील करता है। तो यानी कि इन्होंने इसका रिस्पॉन्ड करा। जो टर्म इसमें यूज़ होती है ना अपील में, तो इन्होंने ये जो टर्म यूज़ हुई है, अपील किसने करी है, रिस्पोंडेंट ने अपील करी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपका कोई भी हो सकता है, प्लेंटिव, डिफेंडेंट, ये आपको याद रखना है। रिस्पोंडेंट होता है वो क्या करता है कि जिसके खिलाफ पिटीशन फाइल होती है, ठीक है। तो अगेंस्ट हुम अ पिटीशन इज़ फाइल, क्योंकि डिफेंडेंट के अगेंस्ट फाइल होती है ना, फिर वो रिस्पॉन्ड करता है, अपील करता है, तो उसको हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस, जिसमें हम करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी आपने क्वेश्चन पढ़ने और आंसर बताना है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं, आगे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच एक्ट इज़ बीइंग अमेंडेड बाय द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। कौन सा एक्ट को अमेंड करा गया था, ये जो WAKF वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में। ये रहे आपके ऑप्शन, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका वक्फ एक्ट 1995, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अभी इसको अमेंड किया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया था 8 अगस्त 2024 में, ठीक है। और किसने इंट्रोड्यूस किया था, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने। मेन पर्पस था कि जो मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की, उनको इम्प्रूव करना। वक्फ का मतलब होता है कि जो भी प्रॉपर्टी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए इस्लाम में दी गई होती है, तो ये होता है उसका वो मतलब, ठीक है। तो ये वक्फ एक्ट 1994 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG। तो NSG जो है आपके, इसके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, ये रहे ऑप्शन, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका B श्रीनिवास, ठीक है। तो ये होता है आपका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको आप ब्लैक कैट्स भी बोलते हो,
ठीक है। और ये आपका काउंटर टेररिज्म यूनिट है इंडिया का, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फाउंडेशन हुई है 16 अक्टूबर 1984 को, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपनी लॉन्च्ड हिलचॉल वैक्सीन टू फाइट कॉलरा? तो कौन सी कंपनी है जिसने कॉलरा डिजीज़ को फाइट करने के लिए ये वैक्सीन को लॉन्च करा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहे ऑप्शंस। जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर बताइए। इसका सही आंसर है भारत बायोटेक, ठीक है। तो इसका नाम है आपका भारत बायोटेक, ठीक है। ओरल कॉलरा वैक्सीन है ये, और डेवलप करी है भारत बायोटेक ने, ये आपको याद रखना है। हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स विल बी क्रिएटेड इन लद्दाख? लद्दाख में कितनी नई डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट होंगी? ये रहे ऑप्शन 5, 6, 7 या 8। सही आंसर है 5, ठीक है। कोशिश करेंगे हम 25 मिनट में कंप्लीट क्लास करने की, तो इसी वजह से थोड़ी स्पीड अभी मैं पकड़ूंगी। इसको अप्रूव किया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा अमित शाह के अंडर। 5 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम देख लीजिए, जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगथांग। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 7 इंक्लूडिंग ले एंड कारगिल, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, 7 हो गई हैं टोटल, 5 नई ऐड हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द यूपीएस व्हाट इज गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर एन एम्प्लॉय हु रिटायर्स आफ्टर एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ सर्विस? तो अभी आपकी ये पेंशन स्कीम जो आई है, इसमें मिनिमम मंथली कितना गारंटी करा गया है? अगर किसी ने 10 साल तक एटलीस्ट सर्विस में काम की दी हो अपनी सर्विस, ठीक है। ये रहे ऑप्शन, इसका सही आंसर है 10,000। तो जो यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव की, इसने नेशनल पेंशन सिस्टम को रिप्लेस किया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ठीक है। और ये आपके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एश्योर्ड पेंशन देगी रिटायरमेंट के बाद, और ये लागू कब से होने वाली है? 1 अप्रैल 2025, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द न्यू यूनियन होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इंडिया के नए यूनियन होम सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये रहे ऑप्शन, अनंत कुमार, गोविंद मोहन, सतीश सिंह या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर आपको गोविंद मोहन जो है नए होम सेक्रेटरी बने हैं इंडिया के। अब यहाँ पे यूनियन होम सेक्रेटरी, तो ये होम सेक्रेटरी जो है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, ठीक है। और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और जितनी भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी आपकी होम सेक्रेटरी के अंडर आ जाती है। तो इनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर आप अभी तक क्लास में हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो साथ के साथ अपने कॉमेंट्स में भी बताइए आपको नेक्स्ट क्लास जो है वो कब चाहिए और कौन से टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन? जो इंडिया की 78th इंडिपेंडेंस डे हुई है उसका थीम बताइए। ये रहे ऑप्शन। तो ये सबसे सबको ही आता होगा, इसका थीम था विकसित भारत, ठीक है। तो 78th इंडिपेंडेंस डे जो कि आपका हुआ 15 अगस्त, जो कि पता ही है आपको। तो विकसित भारत का मतलब होता है डेवलप्ड इंडिया। कब तक? 2047 तक, ठीक है। जो आपका फ्लैग होस्ट किया गया था रेड फोर्ट से पीएम मोदी ने, कौन सी टाइम था ये? इनका 11th था। और सबसे ज़्यादा बार किसने ये फिराया है? जवाहरलाल नेहरू 17 टाइम्स तक इन्होंने होस्ट किया था। और पीएम मोदी की जो स्पीच है ये अभी की सबसे लंबी, जो लेंथीएस्ट अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट, वो आपकी 98 मिनट्स तक वो बोलते ही रहे थे। तो आप खुद सोचो कितना बोलना पड़ता है। और हर घर तिरंगा कैंपेन जो है ये सेलिब्रेट किया गया 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, तो इस उपलक्ष्य में, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर कहाँ पे डिस्कवर किया गया? ये रहे ऑप्शन। सही आंसर है इसका टर्की, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? जल्दी से ऑप्शन बताइए। ये रहे ऑप्शन। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, जल्दी से वीडियो को स्किप करके आंसर देने हैं आपने, ठीक है। टीवी सोमानाथन जो है ये नए कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बने हैं। नेक्स्ट, अब ये जो है कैबिनेट सेक्रेटरी जो होती है ना, ये टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल एंड सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होते हैं, ठीक है। सीनियर मोस्ट होते हैं ये, टॉप एग्जीक्यूटिव में सबसे टॉप पे होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को। इसी वजह से इनकी आपकी प्लेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनकी जो टर्म है वो आपकी रहती है 4 ईयर्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द न्यूली इंट्रोड्यूस यूनिफाइड पेंशन स्कीम? तो अभी ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसको सबसे पहले कौन सी स्टेट ने अडॉप्ट किया है, ठीक है। ये रहे आपके पास ऑप्शंस। वीडियो पॉज करके सही आंसर बताइए।
तो इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। तो लर्न कैसे करोगे कि महाराष्ट्र ने इसको अडॉप्ट करके महान बन गई, ठीक है, महाराष्ट्र बन गई महान, ये आपको ऐसे लर्न करना है। तो इसके भी आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 10 अभी आपके कोर्ट वाले भी हो गए, आपके करंट अफेयर्स भी हो गए, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि अभी तक आपका कितना स्कोर रहा है। अभी 20 क्वेश्चन और आने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको बात करनी है ऑड वन आउट की। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, ये रहे ऑप्शन, माइक्रो, मिनी, सुपर या फिर नोटबुक या डिजिटल। तो ऐसा हमने कोई नहीं पढ़ा, तो इसमें ऑड आएगा आपका डिजिटल। नेक्स्ट, द यूजर्स जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्या अप्लाई करता है यूज़र एक्सेस करने के लिए, ये रहे ऑप्शंस। तो ये क्या होगा, ये तो सामने सामने एलिमिनेट हो रहा है। इसका सही आंसर है आपका नोड, ठीक है, नोड अप्लाई करके वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन डज द ALU ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म। जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है उसमें कितने तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। 4 हो गए, तो इसका सही आंसर है 4, ठीक है। जल्दी से करना है कंप्लीट। कंट्रोल यूनिट है जो डिजिटल कंप्यूटर का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉक बोलते हैं, नर्व सेंटर या फिर बोथ 1 और 2 या फिर IC इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये तो सीधे सीधे ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैंने कंप्यूटर के लाए हैं। इसको बोलते हैं नर्व सेंटर, ठीक है, कंट्रोल यूनिट को, क्योंकि वो ही एक कंट्रोल करता है सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस, किसको कब आपका प्रोसेसर मिलना चाहिए, सारी शेड्यूलिंग वही करता है। नेक्स्ट, हु इन्वेंट द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर किसने इन्वेंट किया था, ये रहे आपके पास ऑप्शन। जल्दी से आंसर देखिए, इसका सही आंसर है आपका टेड हॉफ, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड टू मेक कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सारों में आपके जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं, ठीक है, तभी ये आपकी डिवाइसेस काम करती है। नेक्स्ट, विच कंप्यूटर मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय CPU। आई थिंक ये तो सबको ही पता होना चाहिए। इसका सही आंसर, ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो इंटरनल मेमोरी में डेटा स्टोर होता है जो कि करंटली CPU जो है प्रोसेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। तो इनके बीच में माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और जितने भी कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स हैं, इनके बीच में जो फिजिकल कनेक्शन जो होता है वो कौन बनाता है, उनको क्या बोलते हैं, पाथ, एड्रेस बस, रूट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो वो आपका होता है एड्रेस बस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एड्रेस बस। एड्रेस बस इज द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन दीज सारों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ CPU टाइम एलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग अ टास्क। तो जो एक ही जितना इंटरवल, यूनिफॉर्म यानी कि सेम इंटरवल दिया जाता है CPU का, जो टाइम होता है, जितने भी टास्क है ना, उन सब टास्क को सेम टाइम दिया गया जाता है। तो उसको आप क्या बोलते हो, तो उसको टाइम को आप अलग अलग स्लाइसेस में बांट देते हो और यूनिफॉर्म टाइम होता है वो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इसमें से इंटीग्रल पार्ट कौन सा नहीं है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, UPS। तो 30 में से अभी आपके कंप्यूटर को छोड़ के, कंप्यूटर के तो सबके 10 में से 10 आने चाहिए भाई। अगर किसी के नहीं आए हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको। इतने इजी क्वेश्चन में अगर आपके 10 नहीं ना आएंगे तो कोई फिर आपका पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको सीधे बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं आते हैं जो चीज़, उसको अच्छे से पढ़िए। तो बाकी मेरी बात का बुरा नहीं मानना, मैं बस बोल देती हूँ, ठीक है। तो आई होप आप नहीं मानोगे बुरा। चलो फिर करते हैं स्टार्ट। अब हम इंग्लिश में हमने 10 करने हैं, 10 के 10 आपके ईडियम्स पे क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बाकी आपको मैं बताऊं, कल जो हमारी क्लास आएगी सभी ने जुड़ना है दोपहर को 12 बजे, ठीक है। तो या फिर 12 बजे अगर नहीं आएगी तो आपकी क्लास आएगी 4 बजे। तो ये 2 टाइम आप नोट करके रख लीजिए। बाकी अभी GK विद शिवाली मैम वाला चैनल है, वहाँ पे 10 बजे आप जुड़िए। वहाँ पे मैंने आपके टॉप 500 नहीं, तो हाँ, तो 500 में आपको वहाँ पे कोड रिलेटेड टर्म्स करवा रही हूँ, तो उसमें भी आपने जुड़ना है। 10 बजे की क्लास होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइम अ डजन। डाइम अ डजन का क्या मतलब होता है, जल्दी से इसके ऑप्शन देखिए और बताइए। ये रहा इसका सही आंसर, समथिंग कॉमन, उसको बोलते हैं हम डाइम अ डजन। ड्रेस डाउन, ड्रेस डाउन की क्या मतलब होता है, जल्दी से देखिए। स्कोल्ड, किसी को स्कोल्ड करना मतलब ड्रेस डाउन। नेक्स्ट, डॉग ईट डॉग। जैसे आप सब अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो
इस चीज़ को बोलते हैं डॉग इट डॉग, यानी कि आप कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा रहे हो, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो कितना कंपटीशन बढ़ा रहे हो, रथलेसली कॉम्पिटिटिव, इसको बोलते हैं डॉग इट्स डॉग। नेक्स्ट, डैम स्क्विब। डैम स्क्विब क्या होता है? ये रहे ऑप्शन, जल्दी से आंसर बताइए। कोई चीज़ डंप कर दिया आपने, यानी कि आप फेल हो गए, कंप्लीट फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इन स्मोक। जब कोई चीज़ ही ख़त्म हो गई तो उसका आपको कोई भी प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिल रहा, यानी कि वो सब आपका स्मोक धुआं बन गया, ठीक है, उसका अभी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट, आई वॉश। आई वॉश क्या होता है? डिसेप्शन, ठीक है, अ डिसेप्शन, धोखा। नेक्स्ट, एल्बो रूम। एल्बो रूम क्या होता है? आपको एक जगह दी गई है, इनफ स्पेस दी गई है ताकि आप वहाँ पे मूव भी कर सको या काम कर सको, ठीक है। एल्बो, आपको उतनी स्पेस दी गई है कि आप वहाँ पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट, एल्बो ग्रीस। जब आपकी एल्बो पे ग्रीस लग जाती है तो मतलब आप बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हो, यानी कि हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड फिजिकल एफर्ट्स, इसको बोलते हैं एल्बो ग्रीस। नेक्स्ट, ईट लाइक अ हॉर्स। टू बी हंग्री, ये नहीं होगा इसका होगा टू ईट अ लॉट। अगर आप हॉर्स के जैसे खा रहे हो तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, हॉर्स बहुत ज़्यादा खाती है ना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेबियन पॉलिसी का मतलब होता है ऐसी पॉलिसी जिसमें आपके पनिशमेंट्स होते हैं, ठीक है। अ पॉलिसी ऑफ डिले, अच्छा ये गलत हो गया, सॉरी, अ पॉलिसी ऑफ डिले एंड कॉशंस, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। डिले एंड कॉशन पॉलिसी इज़ नोन एज फेबियन पॉलिसी। तो मैंने आपको बोला था 25 मिनट में क्लास कंप्लीट करनी है, तो आई ऑलरेडी डन दैट। तो आपको मेरे पता ही है कि मैं अगर कोई चीज़ बोल देती हूँ तो फिर वो डेली में करती ही हूँ, डेली आपकी क्लास कभी मिस नहीं होगी। आज लेट हो गया थोड़ा, कोई मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से कल से आपको सेम टाइम पे क्लास आएगी। तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और आप आज कितना स्कोर रहा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी कल मिलते हैं और 10 बजे क्लास में जुड़िएगा जीके विद शिवाली मैम, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB अड्डा 614।